यस, गुड मॉर्निंग क्लास 10। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है बेटा। आप लोग परिचित है कि हमने अपनी विगत क्लास में यानी कल की कक्षा में हमारी स्पर्श की पाठ्य पुस्तक के पाठ नंबर 2 सीताराम शेखसरिया के द्वारा लिखा हुआ डायरी का एक पन्ना पाठ को विराम दे दिया। यानी उस चैप्टर को न केवल हमने पढ़ा बल्कि उसके प्रश्न उत्तर को भी कर लिया। कहीं कहीं पर नेटवर्क की वजह से, नेटवर्क इश्यू होने की वजह से या स्पीड स्लो होने की वजह से थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस आता है बेटा, लेकिन आज के टाइम को देखते हुए हम अपने अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रख पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज है। आज हम क्लास 10 से संबंधित ही हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो टॉपिक क्या है आपका? वाक्य विचार। कौन सा टॉपिक है? वाक्य विचार। इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। वाक्य विचार को मैंने पहले क्यों लिया है? क्योंकि आपके सेकंड लेसन के अंदर इस वाक्य विचार से संबंधित कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये आपका प्रैक्टिस वर्क है, ध्यान दीजिएगा। मैं अभी आपको इसकी सारी जानकारी दे दूंगी, उसके बाद प्रैक्टिस वर्क के थ्रू जो है यानी एक्सरसाइज दी गई है आपके सेकंड चैप्टर के अंदर ही, उस एक्सरसाइज को जब आप करोगे तो आपका ये जो भी नॉलेज है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा कि हाँ वास्तव में हमने ये जो टॉपिक समझा है तो हमारी समझ कहाँ तक पहुंच पाई है। तो चलिए अपने इसी टॉपिक की ओर पिछली कक्षा को साथ में लेकर के चलेंगे, क्योंकि 9th जो है 10th का बेस है। तो 9th के अंदर कई टॉपिक ऐसे हैं जो आधे 9th में है और उसके आगे डिटेलिंग के साथ वो 10th में शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमने लिया वाक्य विचार। बात आती है बेटा वाक्य किसे कहते हैं, तो वाक्य किससे बनता है। हमने अपनी पुरानी कक्षाओं से ही ये जानकारी हासिल करी कि भाषा के सबसे छोटे इकाई वर्ण, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को शब्द, और शब्दों के भी क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह से क्या बनता है? वाक्य। हमने पढ़ा था कि ये जो शब्द होता है ये अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन जब इस शब्द को वाक्य में शामिल कर लिया जाता है तो इसे हम पद कहते हैं। इसे हम किसकी संज्ञा देते हैं? पद की संज्ञा देते हैं। अब ये जो वाक्य है ये क्या है? तो हमने अभी पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्णों के क्रमबद्ध और सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और इन्हीं शब्दों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित मेल को वाक्य कहते हैं। तो वाक्य की परिभाषा यहाँ हमारे समक्ष उपस्थित होती है। जैसे मैंने लिखा मोहन और पुस्तक पढ़ता है, हालांकि ये अलग अलग पद हैं। इन अलग अलग पदों को मैंने क्या कर दिया? एक वाक्य के अंदर पिरो दिया। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि पदों का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध मेल जो सार्थक हो उसे वाक्य कहते हैं। तो हमारे पास वाक्य की डेफिनेशन तो निकल आई। ठीक है, यानी वाक्य किसे कहा गया कि शब्दों को जब वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं? पदों का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध मेल या समूह जो सार्थक हो यानी कोई निश्चित अर्थ देता हो उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। ठीक है, जब भी वाक्य का निर्माण होता है तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मैंने बोला वाक्य के निर्माण हेतु वाक्य के प्रमुख अंग कौन से हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तो वाक्य के पार्ट हैं। पार्ट यानी भाग, हिस्सा या अंग। वाक्य को बनाने के लिए कौन से 2 महत्वपूर्ण अंग होते हैं? वाक्य को बनाने के लिए 2 अंग होते हैं। सबसे पहला आता है यहाँ पर उद्देश्य, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। दूसरा आता है यहाँ पर विधेय। समझ आ रही है बात? हमने इनको पढ़ लिया था। उद्देश्य यानी वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाती है, अर्थात कर्ता। वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाती है वो कहलाता है उद्देश्य, और इस उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है, इस उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है वो कहलाता है विधेय। यानी वाक्य 2 अंगों से मिलकर बनता है, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। वाक्य में जिसके विषय में बात कही जाए, अर्थात संज्ञा है वो सर्वनाम है या कर्ता है। वाक्य का जो कर्ता होता है वो वाक्य का उद्देश्य कहलाता है, और वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो जानकारी दी जाती है या जो बात कही जाती है वो क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। अब वाक्य जो है वो वाक्य है, और वाक्य होने के नाते उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण गुण होने आवश्यक है, तो हमने इसके विषय में भी पुरानी क्लासों में, पुरानी कक्षाओं में चर्चा की कि जो अच्छा वाक्य है, सार्थक वाक्य है, इस सार्थक वाक्य में कौन कौन से गुण, सार्थक वाक्य के गुण कौन कौन सी विशेषताएं होनी आवश्यक हैं।
तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ये आपकी, मैं इस बारे में इसको जल्दी जल्दी ले रही हूँ क्योंकि ये हमने अपनी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। बाकी के गुण कौन से हैं मैंने आपको बताया था। सबसे पहला गुण है और जो जरूरी भी है, वाक्य की सार्थकता। यानी सार्थकता का क्या अर्थ होता है? सही अर्थ देना। वाक्य कैसा होना चाहिए? जो अपना एक सही अर्थ प्रकट करता हो, उसे ही हम सार्थक वाक्य कहेंगे। दूसरा वाक्य का गुण होता है, वो होता है पद क्रम। वाक्य के अंदर पदों का व्याकरणिक, पदों का क्रम निर्धारित किस तरह से होना चाहिए? व्याकरण के नियमानुसार, व्याकरण के नियमानुसार निर्धारित होना चाहिए। यानी पदों के क्रम को बदलना नहीं चाहिए। मान लो मैंने एक वाक्य बोला, नेताजी को एक फूल की माला पहनाइए। अब एक फूल की माला बनेगी क्या, है ना? तो मैंने क्या किया, पदों को बदल दिया है। उन्हें क्या सेंटेंस चाहिए कि नेताजी को फूलों की एक माला पहनाइए, और मैंने उसको बदल दिया। जो एक शब्द था ना, उसको आगे लगा दिया, पदों के क्रम को अव्यवस्थित कर दिया। नेताजी को एक फूल की माला पहनाओ तो एक फूल की माला ही नहीं बनती, और नेताजी को फूलों की एक माला पहनाओ तो ये सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि इसमें पदों का क्रम व्याकरण के नियमानुसार निर्धारित किया गया है। तो ये तो हुई पदों के क्रम की बात। तीसरी बात आती है पद का अन्वय। अन्वय को एक नाम और दिया जाता है, अन्वय को बोला जाता है अन्विति। क्या बोला जाता है? अन्विति। अन्विति क्या होती है बेटा? मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बोला, क्या बोला? मैंने बोला सीता विद्यालय जाता है। मैंने क्या बोला, ध्यान देना, सीता विद्यालय जाता है। अब आप सोचते ही बोलोगे अरे मैडम ये तो बिल्कुल गलत सेंटेंस बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो करता है, जो वाक्य के अंदर क्रिया को करने वाला है, उसके आधार पर जो क्रिया है वो भी कैसी आनी चाहिए? स्त्रीलिंग में आनी चाहिए, क्योंकि कर्ता भी क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन मैंने यहाँ क्रिया पुल्लिंग की लगा दी। यहाँ इस तरह से करने पर अन्विति का एक विकार आ गया, दोष आ गया। कि इस वाक्य में किस प्रकार का विकार है? अन्वय संबंधी विकार है। क्यों है? क्योंकि जब भी वाक्य को आप लिखते हो तो वाक्य के अंदर इसके संज्ञा या इसके सर्वनाम या इसके कर्ता के आधार पर लिंग, वचन, कारक, काल और क्रिया का निर्धारण होता है। यानी संज्ञा या सर्वनाम अगर पुल्लिंग है तो क्रिया वगैरह भी पुल्लिंग में ही आएगी। जैसे मैंने बोला आकाश पर तारे चमकते हैं। अब पर जो मैंने समास बोल दिया यहाँ पर, ये कारक बोल दिया यहाँ पर, ये कारक क्या है? यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नहीं आएगा बल्कि ने आएगा। क्यों? कारक संबंधी यहाँ पे दोष आ गया। इसका मतलब यहाँ पे किसका दोष है? अन्विति का दोष है। इस प्रकार के वाक्य में कौन सा दोष आया? अन्विति का दोष। लिंग, वचन, कारक और काल ये और क्रिया, ये सभी जो है वाक्य के कर्ता, उद्देश्य और संज्ञा सर्वनाम के आधार पर ही निर्धारित होते हैं। अगर उनका जो मेल है वो गलत है तो वाक्य में अन्विति का दोष है। ठीक है। और चौथा जो गुण है वो है हमारा जिज्ञासा। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, जिसे आप क्या नाम दे सकते हो? आकांक्षा। यानी वाक्य कैसा होना चाहिए? जो पाठक है, पढ़ने वाला है, या जो श्रोता है, सुनने वाला है, जब भी कोई वाक्य को सुनता है तो तुरंत उस वाक्य के द्वारा उसकी जिज्ञासाओं का, उसके प्रश्नों का उत्तर मिलता हो। वाक्य ऐसा होना चाहिए। वाक्य ऐसा नहीं हो जो हमें आपका मन उसमें डाल दे, जो हमें कंफ्यूज कर दे। कंफ्यूजन वाला नहीं होना चाहिए। यानी जो क्लियरली अपने आंसर को देता हो वैसा ही वाक्य सार्थक वाक्य कहा जाता है। तो वाक्य जो है कैसा होना चाहिए? जो पाठक की जिज्ञासा को शांत करने वाला हो, उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला हो। वाक्य कैसा होना चाहिए? जिस वाक्य में कर्ता जो है यानी संज्ञा या सर्वनाम है, इसके आधार पर लिंग, वचन, कारक, काल और क्रिया आदि का निर्धारण होना चाहिए। वाक्य के अंदर कैसी गुण की आवश्यकता है कि वाक्य में जो पदों का क्रम है वो अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए, बल्कि व्याकरण के नियमों के अनुसार उसका क्रम निर्धारित और व्यवस्थित होना चाहिए। और वाक्य कैसा होना चाहिए? वाक्य अपने सही अर्थ को अभिव्यक्त करने वाला होना चाहिए। जब भी वाक्य आप बोलते या लिखते हो तो वाक्य अगर बहुत लंबे लंबे वाक्य बोलोगे तो आप भी बोलने में कठिनाई का अनुभव करोगे और सुनने वाले को भी कुछ समझ नहीं आएगा। तो वाक्य के अंदर ये भी गुण है कि वाक्य जितना संक्षिप्त होता है उतना ही वाक्य अपना अर्थ अच्छे से अभिव्यक्त करता है। तो ये तो हो गए वाक्य के गुण। कितनी बातें पढ़ी? सबसे पहले वाक्य की परिभाषा, दूसरा वाक्य के महत्वपूर्ण अंग और तीसरा वाक्य के महत्वपूर्ण गुण।
अब बात आती है वाक्य का वर्गीकरण। ध्यान दीजिएगा बेटा, वाक्य का वर्गीकरण यानी वाक्य को कितने हिस्सों में बांटा गया है, वाक्य को कितने हिस्सों में बांटा गया है। आपने पढ़ा था अपनी 9th क्लास में, उसमें दिया गया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है ना। तो मैंने आपको समझाया था वहां पर, मैंने हेडिंग दिया था वहां पर कि वाक्य का वर्गीकरण। वाक्य का वर्गीकरण कितने हिस्सों में किया गया? वाक्य का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया। कौन से आधार हैं वो? दो आधार है यहाँ पर। पहला तो आता है अर्थ के आधार पर और दूसरा आता है यहाँ पर रचना के आधार पर। ध्यान दीजिएगा बेटा, अर्थ के आधार पर हमने कक्षा 9 में वाक्य पढ़े थे। इसके 8 भेद थे। हमने पढ़े थे विधेयार्थक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नात्मक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य। ये पूरे के पूरे 8 हमने कक्षा 9 में पढ़ लिए। अब बात आती है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। महत्वपूर्ण भेद है जिनकी संख्या 3 है। सबसे पहला भेद आता है जिसे हम कहते हैं सरल या साधारण वाक्य। क्या कहा जाता है? सरल या साधारण वाक्य। दूसरा आता है संयुक्त वाक्य और तीसरा आता है यहाँ पर मिश्रित वाक्य। यानी रचना के आधार पर वाक्य के हिस्से 3 किए गए हैं और 3 हिस्सों के नाम क्या है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। जब आप अपने स्पर्श के पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 2 के अंदर भाषा अध्ययन वाले प्रश्नों पे जाओगे ना, तो पहला प्रश्न यही है जिसके अंदर पहले वाक्य दिए गए हैं, इनकी डेफिनेशन दी है, इनकी एग्जाम्पल के साथ पूरी पुष्टि की गई है और उसके बाद आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। बस यही क्रम मैं यहाँ पे दोहरा रही हूँ। ध्यान से पढ़िएगा। फिर प्रैक्टिस वर्क के लिए, एक्सरसाइज वर्क के लिए मैं आपको पीडीएफ दूंगी। घर पे बैठ करके उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना और फिर सॉल्व करके बता मुझे आंसर देना कि वास्तव में ये वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। बात आती है सबसे पहले सरल या साधारण वाक्य। ठीक है, वाक्य का निर्माण होता है जिसमें उद्देश्य होता है और विधेय होता है। तो सरल वाक्य कौन सा होता है? यह वह वाक्य है, यानी ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। मान लो मैंने लिखा रमा गीत गाती है। ठीक है, इसमें गीत गाना विधेय है और कौन गाती है? रमा। मैंने ये बोला सीता तथा रमा गीत गाती है। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी, अब मैंने बोला रमा गीत गाती है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ सीता तथा रमा गीत गाती हैं, अनुस्वार लगा दिया, यानी ये एक वचन में था, ये बहुवचन में हो गया। तो कभी कभी क्या होता है, सरल तथा साधारण वाक्य के अंदर उद्देश्य एक से अधिक हो जाते हैं। उद्देश्य एक से अधिक, लेकिन विधेय जो है वो एक ही रहता है। ऐसे वाक्यों को हम सरल वाक्य में ही शामिल करते हैं। विधेय एक ही है, उद्देश्य अगर बढ़ा दिए गए हैं तो भी हमें असमंजस में नहीं आना, वो सरल वाक्य में ही गिना जाएगा। ठीक है, अब बात आती है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ना, मिलान करना, मिलाना। ठीक है, मैंने ये बोला कि रमा गीत गाती है, रमा गीत गाती है और घर के सारे काम करती है, सारे काम करती है। ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने ये बोला रमा। ठीक है, अब ये सेंटेंस क्या कह रहे हैं कि भाई ये वाला जो सेंटेंस है रमा गीत गाती है, ठीक है, इस सेंटेंस में ये तो उद्देश्य और ये विधेय हो गया, यानी ये अपने आप में एक सरल वाक्य है। ठीक है, घर के सारे काम करती है कौन? ये भी रमा के विषय में ही बात हुई है कि रमा घर के सारे काम भी करती है। दो अलग अलग वाक्य हो गए, रमा गीत भी गाती है, रमा घर के सारे कार्य भी करती है। उन दो अलग अलग वाक्यों को किससे जोड़ दिया? और से जोड़ दिया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मोहन, मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन क्रिकेट खेलता है, परंतु परंतु पढ़ाई भी सुचारू रूप से करता है,
सुचारू रूप से करता है। अब बात तो किसके विषय में हो रही है? मोहन के विषय में। लेकिन दो बातें हो रही हैं, एक तो वो क्रिकेट खेलता है लेकिन अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से करता है। तो पहला सेंटेंस हो गया मोहन क्रिकेट खेलता है, उद्देश्य हो गया मोहन, विधेय हो गया क्रिकेट खेलता है, सिंपल सेंटेंस है। और मोहन सुचारू रूप से पढ़ाई भी करता है, तो मोहन हो गया उद्देश्य और सुचारू रूप से पढ़ाई करता है, ये हो गया विधेय। जब दो अलग अलग सरल या साधारण वाक्यों को और, तथा, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, या, एवं आदि से जोड़ दिया जाए तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला, क्या बोला कि मोहन बीमार था इसीलिए विद्यालय नहीं गया। मोहन उद्देश्य है, बीमार था विधेय है, सिंपल सेंटेंस हो गया। इसीलिए जोड़ दिया उसको, मोहन विद्यालय नहीं गया। अब मोहन शब्द बार बार मैंने काम में नहीं लिया, लेकिन उसका विधेय अलग अलग है। मोहन बीमार था, मोहन विद्यालय नहीं गया, तो मोहन विद्यालय नहीं गया ये भी सिंपल सेंटेंस है। इसको किस कंजक्शन से जोड़ दिया? इसीलिए से जोड़ दिया। ठीक है, तो वहां पर ये सेंटेंस जब दो अलग अलग सरल वाक्यों को एक संयोजक शब्द से जोड़कर पूर्ण वाक्य बना दिया जाता है तो वो कहलाता है संयुक्त वाक्य। आई बेटा बात समझ में? दो अलग अलग सरल वाक्यों को, दो अलग अलग सरल वाक्यों को, ठीक है, संयोजक शब्दों के द्वारा मिलाकर एक पूर्ण वाक्य बना दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। अब इसी सेंटेंस को मैं क्या बोल रही हूँ? क्योंकि मोहन बीमार था इसीलिए वह विद्यालय नहीं गया। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला क्योंकि, या इसको अपन हिंदी में एक और शब्द लेते हैं, क्योंकि मोहन बीमार था इसीलिए विद्यालय नहीं गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने आपको ये जो सेंटेंस बोला है इस सेंटेंस पे हमें ध्यान नहीं देना, सिर्फ इतने को पढ़ो। क्योंकि मोहन बीमार था, अब क्योंकि जुड़ गया तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्वेश्चन अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि मोहन बीमार था तो क्या हुआ भाई? यानी ये सेंटेंस अपना अर्थ नहीं दे रहा, इसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए आगे वाले सेंटेंस पे, इस वाले सेंटेंस पे डिपेंड रहना पड़ रहा है ना। क्योंकि मोहन बीमार था तो भाई क्या करें, तो आगे बढ़ो, इसीलिए वो विद्यालय नहीं गया, तो ये सेंटेंस अब अपना अर्थ पूरा दे रहा है। जैसे मैंने एक सेंटेंस और बोला, उतना ही खाओ। अब तुरंत क्वेश्चन आता है भाई कितना? भाई आगे उसने बोला जितना तुम पचा सको, है ना। जैसा कार्य करोगे तो क्या होगा भाई? तो आगे वापस में सेंटेंस आगे बढ़ेगा, वैसा परिणाम मिलेगा, है ना। अब क्या हुआ? इन सेंटेंस को पढ़ने पे हमें पता चल रहा है कि आगे का जो सेंटेंस हमने पढ़ा ना, ये सेंटेंस अपना अर्थ नहीं दे रहा। इसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए किस पे डिपेंड रहना पड़ रहा है? उसके आगे वाले वाक्य पे डिपेंड रहना पड़ रहा है ना। तो यानी ऐसी कंडीशन, ऐसा वाक्य जिसमें एक आश्रित उपवाक्य है और यह अपना अर्थ देने के लिए प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करता है, इस वाक्य को हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। और यह वाक्य अधिकतर, जैसे मैंने बोला, जो छात्र कक्षा 10 में पढ़ता है वह मेरा प्रिय विद्यार्थी है, जो और वह से मैंने जोड़ा। जो छात्र कक्षा 10 में पढ़ता है तो तुरंत दिमाग में बात आती है भाई कौन छात्र, तो मैंने अपनी बात को पूरा करने के लिए बोला वह मेरा प्रिय विद्यार्थी है, यानी सबसे फेवरेट स्टूडेंट मेरा वही है जो कक्षा 10th में पढ़ता है। तो मैंने इन दो वाक्यों में जो कंजक्शन जोड़ा है, जो, वह, जो, कि, जैसे, वैसे, जितना, उतना, क्योंकि, इसलिए, है ना, कि, जो आदि से अगर इन सेंटेंस को जोड़ दिया जाए और वह सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंड करते हो, एक सेंटेंस अपना पूरा अर्थ नहीं देता, उसको अपने अर्थ को देने के लिए आगे वाले वाक्य पे निर्भर रहना पड़ता है, तो वो कहलाता है मिश्रित वाक्य। अब मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हें ये बात समझ आई होगी कि रचना के आधार पर वाक्य की 3 भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य वो होता है जिसमें एक उद्देश्य होता है
और एक ही विधेय होता है। कभी कभी वाक्य में उद्देश्य एक से अधिक हो जाते हैं, लेकिन विधेय एक ही होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। लेकिन संयुक्त वाक्य में दो अलग अलग सरल वाक्यों को और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, अथवा, एवं, इसलिए, या, एवं आदि से जोड़ दिया जाता है और एक पूर्ण वाक्य बनता है, उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। दो अलग अलग सरल वाक्यों को संयोजक शब्दों से जोड़कर एक पूर्ण वाक्य बना दिया जाता है। तीसरा आता है मिश्रित वाक्य, यानी यह वह वाक्य है जिस वाक्य के अंदर एक आश्रित उपवाक्य होता है। मोहन, क्योंकि मोहन बीमार का आश्रित है, इस उपवाक्य को अपना अर्थ देने के लिए अगले प्रधान उपवाक्य पे निर्भर रहना पड़ता है, इसीलिए वह विद्यालय नहीं आया, है ना। तो इस प्रकार का वाक्य जो है वो कहलाता है मिश्रित वाक्य। तो यहाँ आप लोगों को ये बात समझ आई है कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य एक से अधिक हो सकता है लेकिन विधेय एक ही होता है। संयुक्त वाक्य यानी ऐसा वाक्य जिसमें दो अलग अलग सरल वाक्य होते हैं और उनको संयुक्त शब्दों से जोड़कर एक पूर्ण वाक्य बनाया जाता है। और मिश्रित वाक्य यह वह वाक्य है जिसमें एक आश्रित उपवाक्य होता है। उस आश्रित उपवाक्य को अपना अर्थ देने के लिए प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहना पड़ता है और इसे हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। तो पहले आप मेरे को ये बताइए कि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ आई या नहीं आई। सबसे पहले मुझे आप इस बात का जवाब दें कि आपको ये यहाँ तक की बात समझ आई या नहीं आई। बेटा रेज हैंड करते हुए बता दीजिए कि आप लोगों को यहाँ तक की बात अच्छे से समझ आ गई। शाबाश बेटा, ये कोऑपरेशन आपको वास्तव में मेरे को, आपका ये कोऑपरेशन मेरे को भी मोटिवेशन देता है। अब हम आएंगे अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, और वो टॉपिक क्या है जो आपको परीक्षाओं में दिया जाएगा और आपको पजल की तरह उसे सॉल्व करना है। आप पजल गेम खेलते हो ना, बस बिल्कुल ये पजल गेम की तरह ही है। क्या है देखो, मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ। सेंटेंस क्या है? वर्षा ऋतु में प्रकृति हरी भरी हो जाती है। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल सी बात यहाँ कही गई है। वर्षा ऋतु क्या होता है भाई? वर्षा ऋतु में प्रकृति हरी भरी हो जाती है। ठीक है, अब इसी को मुझे क्या बनाना है? मिश्रित बनाना है। ये तो कौन सा वाक्य है? सरल। इसे मुझे किसमें कन्वर्ट करना है? मिश्रित। अब मिश्रित में मेरे को क्या बना देनी है? यहाँ कंडीशन बना देनी है। पहला सेंटेंस ऐसा बनाना है जो अपना अर्थ नहीं देगा। इसको अपना अर्थ देने के लिए अगले वाले वाक्य पे डिपेंड रहना पड़ेगा। कैसे बनाऊंगी मैंने बनाया, जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो क्या होता है भाई? तो भाई यहाँ होता है वैसे ही प्रकृति हरी भरी हो जाती है। अच्छा, तभी ये अर्थ मुझे समझ आया है। ठीक है ना। अब मैंने इसको क्या कर दिया? कंडीशनल सेंटेंस में चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको संयुक्त में कैसे बनाऊंगी? संयुक्त में इसको दो अलग अलग सरल वाक्यों में डिवाइड कर देना है और बीच में क्या लगा देना है? कंजक्शन। कौन से? और, तथा, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु, या, एवं, अथवा। ठीक है, मैंने क्या बोला? वर्षा ऋतु आई और प्रकृति हरी भरी हो गई। समझ गए वाक्य? समझ आया? यानी सेंटेंस आपको एक दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये किस प्रकार का वाक्य है और आगे आपको कह दिया जाएगा इसको बाकी दो प्रकारों में कन्वर्ट कीजिए। अर्थात इस प्रक्रिया को आप क्या बोलोगे? इसको बोला जाएगा वाक्य रूपांतरण। क्या कहा जाएगा? वाक्य रूपांतरण। जब एक प्रकार के वाक्य को उसी के दूसरे प्रकार के अंदर परिवर्तित कर दिया जाए, वाक्य को किसी दूसरे वाक्य में, दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित कर दिया जाए, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया कहलाती है वाक्य रूपांतरण। एक एग्जांपल और देती हूं मैं, ध्यान देना। मैंने लिखा, ईमानदार छात्र को सभी पसंद करते हैं। ठीक है ना, ये तो ईमानदार छात्र उद्देश्य हो गया, इसे सभी पसंद करते हैं विधेय हो गया। इस प्रकार का वाक्य है सरल वाक्य। ठीक है, इसको मुझे किसमें बदलना है?
संयुक्त में बदलना है। मैं कैसे बदलूंगी, इसको दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दो। भाई क्या लिखा, वह ईमानदार छात्र है, ईमानदार छात्र है, इसलिए सभी उसे पसंद करते हैं, सभी उसे पसंद करते हैं। ठीक है जी, ये समझ आ गया। अब मेरे को इसे मिश्रित में बदलना है, यानी कंडीशनल सेंटेंस में चेंज कर दो। क्योंकि वह ईमानदार है, क्योंकि वह ईमानदार है इसीलिए उसे सब पसंद करते हैं। कंडीशन बना दी, यहाँ पर कंडीशन इस तरह से बना दी कि, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो छात्र ईमानदार है उसे सब पसंद करते हैं। जो और उससे से भी जोड़ दिया, क्योंकि और इसलिए से भी जोड़ दिया। ध्यान देना बेटा, माइनर का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे भी लगा, इसलिए यहाँ पे भी लगा, लेकिन इसलिए यहाँ दो अलग अलग सरल वाक्यों को जोड़ रहा है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि से वाक्य शुरू हुआ है। क्योंकि वह ईमानदार है, तो यहाँ पर ये अपना अर्थ नहीं दे रहा, तुरंत तो दिमाग में क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, तो हम क्या करें, तो आगे वो आंसर दे रहा है, इसीलिए वह सभी को पसंद है या सभी उसे पसंद करते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस और देखो, मैं यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रही हूँ। कक्षा 10 के विद्यार्थी मेहनती हैं। ठीक है, इसको मैंने मिश्रित में कन्वर्ट करना है। मिश्रित में कैसे कन्वर्ट करूंगी मैं, यहाँ पे मिश्रित में कैसे कन्वर्ट करूंगी, चलिए ये क्वेश्चन जाता है आप लोगों के पास, और आप लोगों में से कौन सा ऐसा छात्र है जो इसको आंसर देना चाहेगा कि कक्षा 10 के विद्यार्थी मेहनती हैं। इसको मिश्रित में बदलो, कंडीशन बना दो बेटा। मिश्रित में कैसे बदलोगे, विधि आंसर देना चाहोगे बेटा, विधि देर करो, अपने अंदर हिम्मत लाओ कि हाँ कक्षा 10 के छात्र मेहनती हैं, तो इसको अपने को किसमें बदल देना है, मिश्रित में बदलना है। मिश्रित में कंडीशन बना दी, जो कक्षा 10 के छात्र हैं वे सभी मेहनती हैं। कंडीशन बनी है ना, जो कक्षा 10 के छात्र हैं तो क्या हुआ, उनकी विशेषता बता दी कि वे सभी मेहनती हैं। या इसको संयुक्त में बदलो, संयुक्त में कैसे लिखेंगे, संयुक्त में कक्षा, विधि आंसर दे रही हो, हाँ हिमांशु आंसर देना चाहोगे, हिमांशु सेठिया आंसर देना चाहो, हाँ गुड मॉर्निंग बेटे। मैम कौन सा वाक्य है, व्हाट इज वाक्य, वो सेंटेंस दिया हुआ है ना, ऊपर लिखा हुआ है देखो, कक्षा 10 के विद्यार्थी मेहनती हैं, इसको संयुक्त में बदलो। कक्षा विद्यार्थी, मैं कक्षा 10 के विद्यार्थी है, कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, तो क्या 10 के विद्यार्थी, ध्यान देना, सभी विद्यार्थी कक्षा 10 की हैं और सभी विद्यार्थी मेहनती हैं। इसको हमने किस में बदल दिया, संयुक्त में बदल दिया। सभी विद्यार्थी कक्षा 10 के हैं, ये सिंपल सेंटेंस बन गया, और से जोड़ दिया, और सभी विद्यार्थी मेहनती हैं, ये भी यहाँ पे सिंपल सेंटेंस बन गया। तो इस तरह से सेंटेंस आपको दिया जाएगा कोई एक, और पूछा जाएगा कि रचना के आधार पर बताइए यह वाक्य किस प्रकार का है, और आगे क्वेश्चन दे दिया जाएगा इस वाक्य को मिश्रित में कन्वर्ट कीजिए, संयुक्त में कन्वर्ट कीजिए, या संयुक्त दे दिया जाएगा उसको सरल में कन्वर्ट कीजिए, मिश्रित में कन्वर्ट कीजिए, या मिश्रित दे दिया जाएगा उसको संयुक्त में या फिर सरल में कन्वर्ट करो। तो इस तरह से वाक्य को दूसरे प्रकार में बदलने की प्रक्रिया को वाक्य रूपांतरण कहते हैं। और इसी वाक्य रूपांतरण के आधार पर बेटा आप सभी का प्रैक्टिस वर्क ये है कि सीताराम शेखसरिया स्पर्श की पाठ्य पुस्तक का पार्ट 2 जो है उसमें बुक एक्सरसाइज दी गई है। पहला टॉपिक यही है, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य, उसको अवश्य पढ़ना, और पढ़ने के पश्चात नीचे उसी चैप्टर के 4-5 जो सेंटेंस दिए हुए हैं उन सेंटेंसेस को अच्छे से रीड आउट करते हुए पता करना कि वास्तव में ये किस प्रकार का वाक्य है एवं क्यों। अगर सरल है यानी इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है, मान लो मैंने एक सेंटेंस बोला,
अभी करते हैं। देखो, सुभाष बाबू को लाल बाजार लॉकअप भेज दिया, ये अपने आप में सिंपल सेंटेंस है, तो ये हो गया सरल वाक्य, ठीक है। लेकिन मैंने इसी सेंटेंस को बोला, जो सुभाष बाबू थे उन्हें पकड़कर लाल बाजार लॉकअप भेज दिया, तो ये बन गया कंडीशन, है ना, कंडीशन बना दी हमने, उसको क्या कर दिया, एक परिस्थिति दे दी, है ना। और एक परिस्थिति के आधार पर हमने इसको एक आश्रित वाक्य बना और एक प्रधान वाक्य बना। जो सुभाष बाबू थे तो तुरंत क्वेश्चन आया, तो क्या हुआ भाई उनके साथ, तो उसको आगे हमने आंसर दे दिया, उन्हें पकड़कर लाल बाजार लॉकअप भेज दिया, तो जो और उन्हें से जोड़ दिया, तो ये बन गया निश्चित वाक्य, ठीक है। इसी तरह से आपको ये बुक एक्सरसाइज करनी है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें, और मेरा सपोर्ट यही है कि आप लोग जो है मैं पढ़ा रही हूँ उन चीजों को आप भी घर पे प्रैक्टिस कीजिए। आपकी प्रैक्टिस से ही आपका जो अभ्यास है वो मजबूत होगा, और आपको उसका परिणाम आपके फाइनल एग्जाम में जरूर मिलेगा बेटा। इसलिए पूर्ण तैयारी के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ अपनी अध्ययन को जारी रखें बेटा। आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है। आप लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर जरूर घर पर अभ्यास करें।